हेमंत अत्री साहब, तो क्या ये कहें जो मैंने शुरू में मुहावरा कहा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े? अजीत जी, लगभग वैसी ही स्थिति है और इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं। हरियाणा में जब भी कभी होता था तो कांग्रेस पार्टी में तो सभी ने देखा, इनेलो में भी हम कभी देखते थे कभी कभार, लेकिन बीजेपी में ये पहली बार है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल से सत्ता में था और उसमें तमाम तरह के जीव आ गए थे रणजीत चौटाला टाइप, जो विधायक ना होते हुए भी लोकसभा का चुनाव हार जाने के बावजूद भी मंत्री पद पर चिपके हुए थे। और उनको कल भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर किया कि आपका सर्वे रानिया में ठीक नहीं आया, कंस्टिट्यूएंसी में, सिरसा की कंस्टिट्यूएंसी है रानिया, कि आपका डबवाली में कोशिश कर लीजिए, हम आपको डबवाली में फील्ड कर देते हैं। तो आउटराइटली रिजेक्ट करते उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यहीं से लड़ूंगा और आपको जो करना कर लीजिए, आप अपना देख लीजिए। एक बात। उसके बाद कविता जैन, ये बड़ा रोचक है। कविता जैन उस समय की सीनियर लीडर है पार्टी की, जब 2004 के आसपास जब भारतीय जनता पार्टी के कुल 4 एमएलए होते थे, तब वो पार्टी का झंडा उठा के वहां लड़ती थी कांग्रेस से विधानसभा में। इस बार मोदी जी की जो मीटिंग हुई थी वीरवार को सीईसी की, उसमें उनका नाम अप्रूव हो गया था। जी जी, उनका भी नाम अप्रूव हो गया था, विशंबर वाल्मीकि का भी नाम अप्रूव हो गया था, चौटाला का भी नाम अप्रूव हो गया था। आदित्य चौटाला डबवाली से, चौटाला फैमिली के, चौटाला क्लैन से रिलेटेड है। इन तीनों का नाम मोदी की प्रेजेंस में जो पहली 55 सीटें अप्रूव हुई थी उनमें था, और जब कल लिस्ट आई तो इन तीनों का नाम गायब हो गया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अर्निंग भी चल रही है, फीडबैक भी चल रहा है, अपडेट्स भी आ रहे हैं और तमाम तरह की चीजें। अब सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्डर बेस्ड पार्टी कहती है अपने आप को, जो कहती है कि हमारे पास तो हरियाणा के हर एक कोने, न्यूक एंड कॉर्नर तक हमारे पास पन्ना प्रमुख तक का संगठन, तो दावा करते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, दुनिया की कहते हैं, और उनके पास हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट नहीं है। और हालत ये है कि जेजेपी जो खुद अपने आज की तारीख में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, उसके 7 लोगों को ओवरनाइट आपने दल बदल करा करके 7 को ओवरनाइट बदल करके, जिनमें से 2 दिन पहले आया और 2 दिन में ही टिकट दे दिया। एग्जैक्टली। उनमें से 4 जाट समुदाय से आते हैं, 3 नॉन जाट समुदाय से आते हैं। 7 लोगों को एकदम ले आए। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कहती है? जी जी, बड़ा बारीक में एक एक लाइन में। भारतीय सैद्धांतिक तौर पे परिवारवाद के खिलाफ है, सबको पता है देश में वो परिवारवाद के बहुत जबरदस्त खिलाफ है। और हरियाणा के अंदर जो 67 की लिस्ट आई है, उसमें से 6 तो घोषित परिवारवादी है, ठीक। दल बदलुओं के खिलाफ है, काडर की पार्टी है, उसमें से 10 ऑलरेडी अपने लोगों की कीमत पर, और अभी भी बगावत का सुर जारी है। ना इन्होंने इस बार एज का कोई बार रखा, ना परिवार का कोई बार रखा, कोई क्राइटेरिया नहीं। केवल एक क्राइटेरिया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से सीट लाके दिखा दो, बस छुट्टी। उसके बाद आपने क्या किया क्या नहीं किया, आप राम रहीम से जुड़े हुए हो, किसी और से जुड़े हुए हो, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल सीट। आपको पता है मनु शर्मा की मां को भी टिकट दे दिया गया, परसों लाए थे जींद रैली में, और उनको कालका से टिकट दे दिया गया। किसकी कीमत पर? लतिका शर्मा की कीमत पर। तो ऐसे तमाम उदाहरण, आप 67 नाम आए हैं, चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जी है, वो है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत का बिगुल बजा है, इतनी भयंकर बगावत की आंधी कभी आपने बीजेपी में नहीं सुनी होगी। और छोटा सा एक उसका एग्जांपल देता हूं, देश की 4थी सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल, टिकट काट करके उनको सावित्री जिंदल 4थी सबसे अमीर, और वो बिल्कुल खाली नहीं है, पहले भी मंत्री रही है, 2 बार एमएलए रही है, कांग्रेस सरकार में सीनियर मंत्री है, सारी बात। नवीन जिंदल को ओवरनाइट लाया गया था, आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कैसे पहुंचे थे वो, भाग के पहुंचे थे, हाफते हुए लिटरली, और उनको 1 घंटे के अंदर टिकट दी। ऐसे ही रणजीत को टिकट दी गई थी, आपको ध्यान होगा, तमाम चीजें। आज सावित्री जिंदल की टिकट काट करके और संघ के कहने से वापस कमल गुप्ता को टिकट दे दी गई, और क्या कह के? सर्वे खिलाफ है, उनके लोग उनको लाइक नहीं कर रहे, केवल ये कह दिया कि मैसेज गलत जाएगा। अगर कि हमारा आदमी है वहां तो मैसेज गलत चला जाएगा, और जहां कैंडिडेट नहीं है वहां से किसी को भी पकड़ के लाके टिकट दे दो। ये चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और जो बगावत का पैमाना है, वो एक आपको बगावत का एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आज हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी केवल आप बात करें, 1 दर्जन से ज्यादा करीब 9 जिलाध्यक्ष, 26 विधानसभा क्षेत्र जो हल्का बोलते हैं हमारे यहाँ, वो अध्यक्ष, 40 के आसपास ब्लॉक प्रेसिडेंट, सैकड़ों पन्ना प्रमुख, सैकड़ों, और हजारों पार्टी कार्यकर्ता। इसके अलावा अगर आप नाम लेंगे तो कविता जैन, राजीव जैन, जय भगवान शर्मा डीडी,
कर्णदेव कंबोज ये पूर्व मंत्री थे, सुखविंदर शोराण जो आपके किसान मोर्चे के अध्यक्ष थे, और इसलिए शमशेर खरखड़ा महम से, और ये लिस्ट गिनते लक्ष्मण नापा फतेहाबाद से सिटिंग एमएलए, ये सारे तो बगावत का बिगुल बजा चुके। और हाँ, लक्ष्मण नापा ने तो पार्टी छोड़ भी दिया, हाँ, इस्तीफा भी दे दिया, और वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं लक्ष्मण नापा। हाँ, तो जो अनुशासित पार्टी थी, जो कार्डर बेस्ड पार्टी थी, जिसमें और जो खासतौर पे आपने देखा होगा जब से मोदी जी आए हैं, मोदी और शाह की भाजपा, उसमें बगावत की कोई गुंजाइश आपने कही? ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है कि इस तरीके से ओपन बगावत हो रही है। और इससे थोड़े दिन पहले आपने जम्मू में भी देखा था किस तरीके से कार्यालय का सील। तो नए भारत की नई भाजपा है, जिसके दर्शन आपको हरियाणा में हो रहे। ये देखिए जी, अच्छा सवाल है आपका। बबीता फोगाट जो है, बेसिकली उनकी अपनी पहले भी चर्चा हुई थी इस बारे में। जो इनका जो पैतृक गांव है फोगाट सिस्टर्स का, फोगाट साहब है, उनका गांव बलाली है, जो पैतृक गांव है, और वो टेक्निकली बाडेड़ा कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है, जो सात वाली कंस्टिट्यूएंसी। पिछली बार भी बबीता फोगाट को दादरी से टिकट दी गई थी बीजेपी की, और वो बुरे तरीके से हारी थी। और उस समय अगर आपको ध्यान हो तो सतपाल सांगवान, जो जेलर जिनकी आप बात करें, सुनील पिताजी पूर्व मंत्री रहे हैं, वो उस समय जजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां पर। तो इस बार क्या हुआ है कि बबीता फोगाट के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए और जो सतपाल सांगवान का जो अपना प्रदर्शन था, उस सारे की तुलना करते हुए ये देखा गया कि किसके यहाँ स्कोप ज्यादा है। और काफी उम्र हो चुकी है उनकी, 80 के आसपास उनकी एज है। तो उनके बेटे को बीजेपी ने वीआरएस दिलवा करके, वो जेल सुपरिटेंडेंट थे अपने गुड़गांव में, उनको वो करा करके यहाँ पे टिकट दी गई। तो बेसिकली उनका जो प्रदर्शन था वो पिछली बार भाजपा के स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर ठीक, और बीजेपी ने 2 ही खिलाड़ियों को दिया था, अगर आपको ध्यान हो। उससे पहले योगेश्वर दत्त को भी दिया था 2 बार, वो दोनों बार हारे। और जबकि योगेश्वर दत्त इन सबसे पहले ओलंपिक मेडल लेकर के आए थे, आपको याद हो, फिर डीएसपी भी बने और तमाम चीजें, लेकिन वो दोनों बार चुनाव हारे। तो बीजेपी का जो खिलाड़ियों के प्रति जो था, हर एक चीज हर एक को सूट नहीं करती है। एक तो बबीता की जो कंस्टिट्यूएंसी थी वो बांडा थी, उसको दादरी दी गई। तो ये कोई गारंटी नहीं कि उनको आप बांडा देते वो भी जीत जाती, क्योंकि अब तो बीजेपी की हालत ही ऐसी है हरियाणा में, खासतौर पर रूरल बेल्ट के अंदर, जो किसानों वाली जो बेल्ट है, तमाम चीजें हैं, उसमें अपने आप एक खतरनाक स्थिति है। पिछली बार तो आपको ध्यान होगा। अब जो स्थिति है, जो आपने जिक्र किया विनेश फोगाट का और बजरंग पुनिया का, बजरंग पुनिया का चुनाव लड़ना बहुत संदिग्ध है। कारण क्या है कि अपनी फिर पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी कि उनका जो अपना गांव है खुड्डन गांव, वो बादली में पड़ता है, और बादली में कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है। फिर सोनीपत लड़ लीजिए, सोनीपत उन्होंने ऑफर किया, सॉरी खुद कि जी मैं सोनीपत लड़ लेता हूँ। सोनीपत में भी कांग्रेस पार्टी का सिटिंग एमएलए सुरेंद्र पवार, और वो ईडी के चंगुल में फंस करके वो जेल में है भी। तो उनको पार्टी कैसे छोड़े? ऐसी सूरत में एक ऑप्शन आई कि भाई आपको राय दे दे, तमाम तरह की और बहुत सारी चीजें आई। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि इस बार बजरंग पुनिया को यहाँ रहने देते, कहीं और देख लेंगे, और विनेश को ऑप्शन दी गई कि आप आइदर ऑफ द टू देखिए, लाखन जुलाना क्योंकि उनकी ससुराल है, और बाजड़ा जो उनका मायका है। आइडियल स्थिति ये होती है, अपने पारंपरिक लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल की तरफ से ही उधर ही की हो जाती है, वहां से चुनाव लड़े। और अगर कोई मजबूरी रहे तो उसको पैतृक उसमें भेज सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, जब मैं नोएडा में आपके पास आया था, तब ये था कि भाई विनेश उस समय बहुत ज्यादा वो नहीं थी कि भाई चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उनके जो पतिदेव है सोमवीर राठी और उनके जो फादर इन लॉ साहब, वो बड़े ये थे कि भाई इस बार चुनाव लड़ना चाहिए। जिस तरह का पूरा माहौल है, एक सेंटीमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, और ये सही समय है कि आप सोशल सर्विस में एंटर करें। तो अब कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल डायनेमिक्स है, उस क्या जो वहां की जो अब कमिटमेंट है, जुलाना में पहले भी 6-7 लोग सीरियस प्रत्याशी, उनका क्या होगा? और बाडड़ा में कांग्रेस पार्टी के पास कैंडिडेट उतना अच्छा नहीं है। तो इस तरह के द्वंद्व में सारा फंसा हुआ है मामला। अजीत जी सारी चीजों का आकलन पार्टी के पास था, उनको अंदाजा भी था, ग्रास रूट की रियलिटीज का भी पता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भाजपा से छुपी हो, और जो केंद्रीय नेता क्यों नहीं आ रहे, उनके पास रियल टाइम फीडबैक है हरियाणा की ग्राउंड रियलिटी का। इसलिए बहुत ज्यादा मगजमारी उन्होंने लोकसभा और इस दौरान में बीच में नहीं की हरियाणा को टच करने की, क्योंकि उनके पास आईबी की भी रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट सर्वे की भी रिपोर्ट है, वो सारी चीजें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है, सबसे ज्यादा किसकी है, ये कौन बांट रहा है? ये मैंने कल एक सवाल एक बहुत बड़े नेता से पूछा बीजेपी के, मगर साहब मनोहर लाल जी की सबसे ज्यादा टिकटें कितनी टिकटें? तो उसने हंस के कहा, और बड़े लाइटर नोट पे, आपके दर्शक भी हंसेंगे और एंजॉय करेंगे, उन्होंने कहा मनोहर लाल जी का जो इंटरेस्ट है वो टिकटें दिला। तो मैंने कहा और क्या है?
तो उन्होंने कहा कि उनका ज्यादा इंटरेस्ट टिकटें कटवाने में है। जो प्रदेश के जो शीर्षस्थ नेता जो पौने 10 साल सत्ता को हाँक करके गए हैं और वो आज दिल्ली में हाँक रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अपने टिपिकल अंदाज में, उनकी देखिए अगर आप ब्रेकअप करेंगे, 40 टिकटें कटी हैं 67 में से, जो पिछली बार थी और इस बार की 67 में से 40 बदली गई। उनमें से जो खट्टर की जो बेल्ट है, जीटी रोड की बेल्ट, उसमें सबसे कम बदलाव है। हेमंत अत्री साहब, जो बात इन्होंने कही, रविंद्र शोरान, हम पहली बार लाइव ऐसे बात कर रहे हैं, क्या आप सहमत हैं कि इतना अंडर करंट नहीं, ये तो एक तरह से वेव जैसा हो गया, कितनी नाराजगी बीजेपी को लेकर है और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए गांव-गांव में लोगों को बहुत इस तरह की नाराजगी है? नहीं अजीत जी, जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र जो आप कह सकते हैं 80% ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटीमेंट यही है। इस बारे में अपनी पहले भी चर्चा हुई थी, जो पंजाब से लगी बेल्ट है, क्योंकि रूरल की जो अपनी एग्री को है सारे का सारा, वो एग्रोनॉमी है हमारी, तो मूल उसका एग्रीकल्चर है। और किसानों को 378 दिनों तक जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बिठाया गया, जो किसान अब 200 दिन से बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे या जींद वाले बॉर्डर पे बैठे हैं यहाँ पर, तो वो एक सेंटीमेंट ये है कि देखिए आंदोलन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आंदोलन कोई भी कर सकता है। सवाल ये है कि उसकी कोई सुन भी रहा है या नहीं, या उसकी तरफ कोई ध्यान भी दे रहा है कि नहीं। तो ना तो उन 378 दिनों में ना तो घुसने दिया गया, ना सुनने दिया गया, और 200 दिन से अभी वही स्थिति है। बात हाई कोर्ट तक चली गई, बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, कमेटियां बनती जा रही हैं, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ प्रायोरिटी ही नहीं है। तो वैसी सूरत में किसानों की फीलिंग क्या है, ग्रामीणों की फीलिंग क्या है कि साहब जब हम अपनी जायज बात को शांतिपूर्ण तरीके से आपको बताने के लिए आना चाहते हैं डेमोक्रेटिक वे में, हम कोई हंगामा नहीं कर रहे, आंदोलन नहीं कर रहे, आपसे मिलना चाहते हैं, दिल्ली में धरना देना चाहते हैं, संविधान में इसका प्रावधान है, और आप हमें दिल्ली में घुसने भी नहीं देते, बोल्डर्स लगा देते हैं, कीले लगा देते हैं, तो फिर आप गांव में कैसे घुसेंगे आके, और वोट किस मुंह से मांगेंगे? वो जो एक सेंटीमेंट है ना। और देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अजीत जी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, गांव का जो भाईचारा है ना, वो 36 बिरादरी का भाईचारा है। वहां पर ये उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं, बारिंग ए वेरी फ्यू एरियाज। जो जाट आरक्षण से प्रभावित एरियाज थे, वहां ये जाट नॉन जाट कर पाए 2 बार, ये सच बात है। लेकिन इस बार वो स्थिति इसलिए नहीं है कि लोग यहां तक जो है ना भारतीय जनता पार्टी से अजीज आ चुके हैं। उसमें तमाम कारण है। उसके अंदर किसानों का डिस्ट्रेस एक बात है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो हमारी बहुत खुल के बात हुई थी 37.4%, अग्निवीर का इशू है। उसके अलावा आप जो सबसे खराब बात है वो है ई गवर्नेंस मनोहर लाल खट्टर की। पूरे हरियाणा में आप कोई भी डेटा निकालिए, आप गूगल में केवल टाइप कीजिए, कुछ मत कीजिए, कि हरियाणा के अंदर जो ये सर्वे हुए तमाम, जो फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, उनकी गलतियां एक बार देख लीजिए, 90%, 95%, इतनी गलतियां हैं। आपका मकान किसी के चढ़ गया, किसी का किसी के चढ़ गया, पूरा हरियाणा लाइनों में खड़ा है। और ये चीज मैं और आप नहीं कह रहे, ये सारी चीजें अवेलेबल है सरकारी रिकॉर्ड में। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या हुई, जो मनोहर लाल खट्टर ने एक कल्चर दी हरियाणा के अंदर। बेसिकली हमारे हिंदुस्तान में जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एक डेमोक्रेटिक पद होता है, वो चुन के आता है लोगों के बीच में, और वो लोगों के बीच में रहने की कोशिश करता है। हरियाणा की कल्चर ये, बारिंग बंसीलाल जी जो लोगों में बहुत ज्यादा नहीं रहते थे, चाहे चौटाला साहब हो, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे भजनलाल हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो लगातार जनता के बीच में रहने की कोशिश करते थे। मनोहर लाल खट्टर ना तो कभी सामाजिक थे, क्योंकि वो आरएसएस की बैकग्राउंड से आए थे, वो इको चैम्बर्स के ही आदि, और उनको नॉमिनेट कर दिया गया मोदी जी की दरी और बाइक के चलते जो उनकी यारी दोस्ती थी उसके कारण उनको नॉमिनेट कर दिया। तो वो समाज के आदमी तो थे नहीं, और फर्स्ट टाइम के एमएलए थे। तो उन्होंने उस पूरे सिस्टम को, अपना इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया कि वो और 4th फ्लोर मुख्यमंत्री का सचिवालय, उन अफसरों के बीच में घिर के रह गए। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं, और आप उनके घर में घुस के दिखाइए कितने बड़े आदमी है बाहर, मतलब। उसके बाद क्या हुआ, 9:45 मनोहर लाल कल्चर, फिर आए नायब सैनी। नायब सैनी ने बहुत ज्यादा करने की कोशिश की, जो भी वो पाप अंडू करने की, और सफल भी रहे उसमें काफी हद तक। ये बात माननी पड़ेगी हमें, जिसकी जो जायज बात। नायब सैनी ने रात को 12 बजे तक भी मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खोल दिए, लोग आते रहे। लोग, हरियाणा के लोग टेस्ट भी करते हैं। अजीत अंजुम जी कहते हैं मैं 12 बजे तक काम करता हूं, तो हेमंत अत्री 12:15 बजे घंटी बजा देगा। अजीत जी बोले भाई क्या है, बस देखने आया था आप काम करते हो या नहीं। तो ये नायब सैनी के साथ हुआ, ये प्रैक्टिकली हुआ। उन्होंने बताया मीडिया को कि लोग 12 बजे आ गए, सिर्फ ये देखने के लिए कि मुख्यमंत्री जाग रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा था। तो ये उस तरह की कल्चर है जी। यहाँ का आदमी डिमांडिंग बहुत है। मनोहर लाल खट्टर ने जो अलग अलग वर्ग विशेष के प्रति जो टिप्पणियां की,
ब्राह्मण समुदाय का फरसे से गर्दन काट दूंगा, उन्हीं का आदमी है, उन्हीं को गिफ्ट दे रहा है, मोमेंटो दे रहा है, उन लोग कह रहे हैं तेरी गर्दन काट दूंगा। महिला ने कहा साहब यहाँ पर एक फैक्ट्री लगवा दो, हमारा रोजगार हो जाएगा, कोई गलत बात तो नहीं कही। उन्होंने कहा कि तुझे चंद्रयान में भेजेंगे अगली बार, कहाँ चंद्रयान, कहाँ रोजगार, गरीब महिला है। तो मनोहर लाल ने आम आदमी हरियाणवी को, जो रूरल हरियाणवी है खासतौर पे, उसकी ईगो को कैसे हट किया जी? पहले ही ये कह दिया कि साहब तुम तो गर्दन से ऊपर कमजोर हो, यानी कि हम बिना दिमाग के। कितनी बड़ी बात कही है। तो किसी ऐसे वर्ग को छोड़ा नहीं उन्होंने जिनको उन्होंने पिक ना किया हो। किसानों के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा, खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने क्या क्या, किसी वर्ग को नहीं बख्शा। कर्मचारियों के बारे में क्या क्या कहा, जो भी गया डिमांड करने, चंडीगढ़ में आमतौर पर पता ही आपको, राजधानी में धरने प्रदर्शन होते हैं, जो गया उसी के लठ लगे। तो हरियाणा लोकतंत्र नहीं लठतंत्र बना दिया। कोई भी एक वर्ग बता दीजिए जिसको लठ नहीं पड़े हो, एक जो गया और जिसको डंडे नहीं पड़े या वाटर कैनन नहीं पड़े। तो ये जो सूरत हाल था, ये आज भारतीय जनता पार्टी के पीछे हॉन्ट कर रहा है उसको। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब हम बात कर रहे हैं तो मेरी नजर पड़ गई अभी आपसे बात करते करते, और लाइटर नोट, तो जब आप टिकटों की बात करते, टिकटों में क्या हुआ, इसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ, तो एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी ने लिखा है, नाम तो लेना ठीक नहीं है, उसने अभी भी लिखा है। उसने कहा कि भाजपा में जिनको टिकट मिल गई वो तो बाद में रोएंगे, और जिनको नहीं मिली वो आज रो रहे हैं। एक्चुअल में स्थिति ये है कि जो टिकट नहीं मिली वो आज रो रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो बच गए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे, आप खुद भी आएंगे, आपका प्रोग्राम भी है मुझे पता है, आप खुद उस पल्स को फील कीजिएगा कि लोगों की राय क्या है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और वो सरकार कैसे बनाती है। जो साथी पहले रविंद्र बात कर रहे थे, उसमें एक पक्ष भूल गए, वो जो सबसे जबरदस्त इनकी सफलता का राज है वो डेटा मैनिपुलेशन। हर एक कंस्टिट्यूएंसी में जिस तरीके से डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और उसके हिसाब से पोलिंग को मैनिपुलेट करते हैं, वो भी आप आएंगे तो इस बार देखेंगे पोलिंग के दिन। चलिए, अब एक आखिरी सवाल कि जो लोग, जैसे रणजीत सिंह चौटाला की नाराजगी की खबर आ रही है, या इस्तीफे की खबर आई, या और कुछ विधायक, पूर्व विधायक जिनके टिकट कटे हैं उनकी, तो ये अब रणजीत सिंह चौटाला ने तो कहा कि मैं रानिया से चुनाव लड़ूंगा। ऐसे और लोग को चुनाव मैदान में कुछ उतर सकते हैं जो बीजेपी के बागी हैं या नाराज हैं। क्या ये मैनेज हो पाएगा, या वाकई 12 तक हम देखेंगे कि 12-15 ऐसे बागी, बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले बागी चुनाव मैदान में आ जाएंगे? अजीत जी, बहुत मैनेज भी हो जाती है चीजें। शुरू में इमीडिएट गुस्सा होता है, 2-3 दिन में उसको मैनेज कर लिया जाता है। बहुत ही समसामयिक और वाजिब सवाल है आपका, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज हरियाणा की कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की दिशा होती तो पहली बात इतनी बगावत नहीं होती, रिलेटिवली उसका 25% बगावत रह जाती, 25%। चूंकि सरकार आने के चांस नहीं है तो ये सर्वाइवल की लड़ाई। फॉर एग्जाम्पल, आपने रणजीत सिंह का जिक्र किया, ही इज ऑलरेडी 81 ईयर्स ऑफ एज, दिस इज मोस्ट लाइकली टू बी हिज लास्ट इलेक्शन। मंत्री भी थे, धक्के से थे, धक्के से ही मंत्री थे, पर थे, अब भी बने हुए थे, आज इस्तीफा दिया है, बिना एमएलए होते हुए कंटिन्यू किए हुए, तो बताइए क्या करेंगे आप। तो वो एक अपने लास्ट डिच एफर्ट करेंगे टू रिमेन रेलेवेंट, उतनी सी बात है। सावित्री का जैसे आपने जिक्र किया, सावित्री जिंदल देश की चौथी सबसे अमीर महिला है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट सारी बात है। आज हमने उसको वीडियो भी देखा, आपने भी देखा कि आज की तारीख में भावुकता में उन्होंने कह दिया कि मैं आई तो थी मना करने के लिए, लेकिन मैं तो चुनाव लड़ूंगी इंडिपेंडेंट। लेकिन क्या वो इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे? सीबीआई है, ईडी। नवीन जिंदल को एक फोन जाएगा तो क्या वो नवीन जिंदल नहीं कहेंगे कि हो गया माता जी, अब हाँ, बस बहुत हो गया, आप चलिए छोड़ दीजिए। फिर तबीयत भी खराब हो जाती है, कई बार और भी चीजें हो जाती है, पारिवारिक दायित्व भी हो जाते हैं, कम एज भी हो जाती है, फिर सारी चीजें हो जाती है। तो उसमें क्या है कि रणजीत चौटाला जैसे व्यक्ति तो नहीं मानेंगे। अब जैसे नवीन जिंदल को जिस तरीके से लाया गया था, जो पिछले स्लॉट में हमने बात की, अभी तक तो ये मेंबर भी नहीं थी सावित्री जिंदल, इनको तो पैराशूट से टिकट दिया जा रहा था। तो इस तरह के लोग मान सकते हैं। और जो बाकी जिनका हमने जिक्र किया, अब देखिए स्थिति क्या है, यहां पर बगावत करने का बहुत ज्यादा लाभ इस बार क्यों नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी कुड बी ए नेचुरल चॉइस, उसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पार्टली प्लग कर दिया ये कह के कि हम अलायंस कर रहे हैं उनसे, तो वहां से 80-85 सीट आपकी कम होगी बागियों के लिए। जेजेपी में जाने का मतलब है कि उनकी भी सारी की सारी एंटी इनकम्बेंसी वोट लेना, जो अपनी पहले भी बात हुई थी उस दिन। तो ले दे करके एक पार्टी बची जिसका नाम है आईएनएलडी। आईएनएलडी इनमें से कितनों को अकोमोडेट कर पाएगी? अभय सिंह का जिस तरह का व्यवहार है, जिस तरह की सारी चीजें हैं, वो कितने लोग उसको झेल पाएंगे, वो भी एक पक्ष है। लेकिन कुल मिलाकर के जो जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कविता जैन को कोई भी पार्टी टिकट दे देती, लेकिन वहां समस्या क्या है, वहां कांग्रेस का ऑलरेडी सिटिंग एमएलए है, तो वो तो बजरंग पुनिया की सीट नहीं बना पा रहे। तो तमाम तरह के प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन है। जो स्थिति आज आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, जब परसों
मैं आपके लिए खबर भी सॉरी बताना भूल गया पहले, कांग्रेस पार्टी की टिकट परसों से पहले नहीं आएगी, अब परसों आएगी कम से कम दोपहर तक। तो उस सूरत में क्या है कि यहां वालों को बहुत ज्यादा कांग्रेस में अकोमोडेट होने की गुंजाइश नहीं है, टू दैट एक्सटेंट के रणजीत को भी शायद टिकट ना मिल पाएगा। हालांकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत पुराने दोस्त हैं। कांग्रेस, ये भी हो सकता है कि जब कांग्रेस की लिस्ट आए तो उस लिस्ट के बाद भी कांग्रेस खेमे से भी 10-12 बागी इधर उधर इसी तरह की खबरें उस खेमे की भी आए। निश्चित तौर पे, तभी तो 23 सीट खाली रखी हुई है। हाँ, 23 सीट खाली रखने के पीछे और क्या विज्ञान है, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। दे आर ऑल्सो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, सेम इज द केस विद कांग्रेस, दे आर ऑल्सो फिशिंग इन बीजेपी ट्रबल्ड वाटर्स। तो ये सारी सूरत हाल है। यहाँ पर क्या है जी, जो ग्रास रूट पे ग्राउंडेड लीडर है ना, जिन जिन की जमीन पर पकड़ है, वो तो शायद अपना सर्वाइवल कंटिन्यू रखने के लिए वो तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन जिसके पल्ले भी 4 पैसे हैं वो एजेंसी के रडार पे आने में बहुत देर नहीं लगेगी। और हरियाणा का जो आम लीडर है वो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता, जो ग्राउंडेड है, जो ग्राउंड सोल्जर है। तो ये सारी सूरत हाल है। और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि माहौल नहीं है सत्ता में आने का, इसके कारण इतनी बगावत है यहाँ पर। उसके 2 ही कारण है, एक तो इन्होंने अपने काडर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया सारे को, जो भी था जैसा भी था, और दूसरा जो इंपोर्टेड आइटम्स के सारे सत्ता में भी आए, सत्ता चलाई भी, सत्ता के बाद भी जो स्थितियां है, आज भी इंपोर्ट चल रहा है लगातार लगातार। तो वैसी सूरत हाल के अंदर बीजेपी की इस गति को प्राप्त हुई। कांग्रेस पार्टी में भी एक बार जब आप टिकट आएंगे इसी तरीके का तूफान देखेंगे, लेकिन चूंकि उसका ये सर्वे और तमाम जो ग्राउंड की वो आ रही है रिपोर्ट्स कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, तो उनका जो भी वो है वो रिलेटिवली हल्का होगा और वो कहने सुनने से दब जाएगा, चाहे उसके लिए कोई नेता कहे कोई कहे, उस तरह की स्थिति होती है इसमें जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी। फिर हम लोग इंतजार करेंगे जरा कांग्रेस की लिस्ट का भी, और उसके बाद मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि लिस्ट आ जाए कांग्रेस की, और उसके बाद थोड़ा हरियाणा अलग अलग इलाके में घूमूं। दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत, मेरी दिलचस्पी और मेरे लिए एक वर्कशॉप की तरह होता है जनता के बीच जाना, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि लिस्ट फाइनल आए ताकि अलग अलग इलाकों में घूमूं, समझूं, आप लोगों के बीच आऊं। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार।